नमस्कार स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का गद्य खंड का जो पहला चैप्टर है, जिसका कि नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके कि लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इन्हीं के हम लोग आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आप लोग ऑब्जेक्टिव वीडियो इसका नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला जो आपका क्वेश्चन है यह है श्रम विभाजन जाति प्रथा से कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। कई बार एग्जाम में जो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इनका देखिए इसके बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताएंगे, जो कि आप अच्छे तरीके से बिहार बोर्ड में जाके लिख सकते हैं। तो लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। बस इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन में। 2 नंबर में आपसे पूछा जाएगा, तो इतना लिखना। लेखक विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, जातिवाद को मानने वालों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला जो क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है वो यह है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के जो पोषक हैं उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो इनका आंसर हम लोग देखिए किस तरह से लिखेंगे, बहुत ही कम शब्दों में। जातिवाद के पोषकों का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। अगला क्वेश्चन इससे जो बनता है वो यह है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर जो इन्होंने तर्क दिए, लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। तो आंसर लिखना है इसका कि जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। इस तरह से लिखना आप लोग को। अगला जो क्वेश्चन वही है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। जाति जो है भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। तो इनका आंसर हम लोग किस तरह से लिखेंगे, नीचे देखिए। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता है, बल्कि माता पिता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जिस कुल में वे जन्म लेते हैं उसी कुल में वे काम करने लगते हैं। जो व्यवस्था और रुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वही है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। सभी क्वेश्चन जो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछने का जो है कि इससे चांस है, तो आप लोग को बहुत कम शब्द में हम करा रहे हैं वीडियो को क्वेश्चन। इस सभी क्वेश्चन को आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है, और उस समय जब एग्जाम देने जाइएगा तो उस समय आपको यह बहुत काम में आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है। तो इनका आंसर जो लिखना आपको इस तरह से लिखना है, जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, बहुत बड़ा कारण, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति ही है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब
श्रमिकों कार्य करने में न दिल लगे न दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। जब मजदूर का कार्य करने में दिल न लगे न दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन वह यह है कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। लेखक आज के उद्योग में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों। तो इनका आंसर जो लिखना आप लोग को इस तरह से होगा कि लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, क्योंकि वो रुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे न दिमाग तो कोई कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर वह यह होगा, किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखा मरने की नौबत आ सकती है। किस परिस्थिति में किसी मनुष्य को भूखा मरने की नौबत आ सकती है। तो इनका आंसर जो लिखना आप लोग को इस तरह से लिखना है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यदि किसी मनुष्यों अपना पेशा बदलने की छूट न हो तो ऐसी स्थिति में उसे भूखे मरने की नौबत आ सकती है। अगर किसी कुल में जो व्यक्ति हैं उसका पेशा अगर चेंज न बदलने की छूट न हो तो ऐसी स्थिति में मनुष्य जो है भूखे मरने की नौबत उसके लाइफ में आ सकते हैं। दोस्तों अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वह यह है, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। तो लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी और रुचि और व्यवस्था में श्रम का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि। इस तरह से आपको इसका उत्तर दे देना है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो यह है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। यहाँ पर जो है कि इसका आंसर जो होगा दोस्तों वो ये होगा, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए, हमें साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। इस तरह से आपको इसका उत्तर दे देना है। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे क्वेश्चन एक भी इस चैप्टर से बनने वाला नहीं है, कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। सारांश आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। दोस्तों अगर सारांश आए तो सारांश तो आप लोग को लिख देना अच्छे से। तो चलिए आज देख लेते हैं सारांश भी किस तरह से इसका लिखना श्रम विभाजन और जाति प्रथा का। तो आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निसंदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों को स्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है। वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मतः पेशा थोप दी जाती है कि मनुष्य जिस कुल में है वही उसका रोजगार है। जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होगा, तो यही है जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मतः पेशा थोप देती है, उन्हीं का पेशा जो उनको दे दिया जाता है। मनुष्य की रुचि और रुचि इनमें कोई मायने नहीं रखता है कि उनका किस क्षेत्र में उसको मन लगता है, काम करना है, यह सब नहीं। इसीलिए जो जाति प्रथा बोला जाता है हानिकारक प्रथा। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है,
अगर किसी मनुष्य को वो रुचि पूर्वक काम मिल जाए जिसमें उसका रुचि नहीं है, तो वह जो है व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है, जिसमें नो मन लगता है, नो दिमाग लगता है, नो कुशलता आती है, नो सुकून मिलता है, नो श्रेष्ठ उत्पादक होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, अतः जरूरी है कि पेशा बदलने का विकल्प, चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं। तो यह थे इस वीडियो के श्रम विभाजन जाति प्रथा के 10 सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लोग बराबर लाते रहते हैं। मिलते हैं इस तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।